नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और मैं आपके अपने चैनल देसी स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं प्राचीन भारत के क्रम में मगध का उत्कर्ष। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कुछ इसके बैकग्राउंड में, उसके बाद हम लोग इस वीडियो के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों पर पढ़ाया था या वहाँ पर समझाने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से 16 महाजनपदों का उदय होता है और जब उनमें बौद्ध साहित्य और जैन साहित्यों से हमें उन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। उन 16 महाजनपदों में जो उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज हुई और उस लोहे की खोज ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया था। उस क्रांतिकारी परिवर्तन ने विकास को एक नई गति दी और उसी नई गति में वो 16 महाजनपदों में जो प्रमुख महाजनपद थे वह एक विकास के संघर्ष की ओर बढ़ रहे थे और उन्हीं संघर्ष में सबसे बड़ा जो राज्य उभर कर आया वह हमारा मगध था। तो आज हम लोग इस वीडियो में उस मगध के उत्कर्ष के बारे में समझेंगे कि किस प्रकार मगध का उत्कर्ष हुआ और मगध में किस किस वंशों ने शासन किया और वहाँ पर किस प्रकार शासन व्यवस्था रही और उसके क्या महत्वपूर्ण बिंदु हुए परीक्षा की दृष्टि से। आज उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार से मगध का उत्कर्ष हुआ। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने जब पढ़ा था कि 16 महाजनपदों का जब हमें जानकारी भगवती सूत्र या अंगुत्तर निकाय से मिलती है तो उन 16 महाजनपदों में जो हमें सबसे बड़ा विशाल या शक्तिशाली महाजनपद जो मिला वह हमारा मगध था। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मगध के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वह यह प्राप्त होती है कि मगध का जो संस्थापक बृहद्रथ को माना जाता है। हालांकि जो मगध में सबसे पहला वंश था वह हर्यक वंश था, लेकिन कहीं कहीं हमें ये जानकारी मिलती है कि मगध का संस्थापक कौन है तो वह हमारा बृहद्रथ हो जाएगा। आज हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि मगध के उदय के क्या क्या कारण रहे हैं, किस कारण से मगध का उत्कर्ष इतना तेज़ी से हुआ और उन सभी 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा जो विकसित राज्य था वह मगध ही क्यों रहा, उसके क्या कारण रहे हैं। कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे जिसके कारण उन 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा मगध का ही उत्कर्ष हो पाया या मगध ही उभर कर सबसे पहले सामने आया। तो उसके 3 मुख्यतः कारण होते हैं। यहाँ पर राजनीतिक कारण एक रहा, दूसरा हमारा आर्थिक कारण रहा और तीसरा हमारा भौगोलिक कारण रहा। तो यहाँ हम लोग एक एक कारण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, किसी भी राज्य को उदय होने के लिए यहाँ ये 3 मुख्य कारण होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर किसी राज्य की आर्थिक व्यवस्था अच्छी रही है, उसके पास पैसा अच्छा रहा है या उसकी इकॉनमी अच्छी रही है तो उसे विकसित होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और वह बहुत अच्छी तरीके से अपना शासन व्यवस्था चला पाता है। दूसरा कारण जो राजनीतिक व्यवस्था रही है, वह राजनीतिक व्यवस्था भी वहाँ पर कैसी रही, वहाँ का राजा कैसा है, वहाँ की प्रशासन व्यवस्था कैसी है, उसका भी इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और तीसरा कारण यहाँ पर भौगोलिक है। भौगोलिक कारण क्या रहा, तो अगर किसी राज्य को भौगोलिक सपोर्ट मिल जाता है या प्रकृति की दृष्टि से वह राज्य काफ़ी सुदृढ़ सुफल है या वहाँ पर नदियों के द्वारा पानी की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, तो उसका सपोर्ट भी राज्य के उदय में काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो आइए हम लोग एक एक कारण पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक कारण के बारे में। तो मगध का आर्थिक उत्कर्ष कैसे हुआ। दोस्तों, यहाँ पर मगध का आर्थिक उदय इस कारण हुआ क्योंकि मगध की जो राजनीतिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति वह मूल रूप से गंगा नदी, इधर से सोन नदी और इधर से गंडक नदी के बीच में थी। तो यहाँ पर इस तीनों नदियों के बीच में यह राज्य स्थित होने के कारण यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था की काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी और उस कारण से यहाँ पर कृषि को काफ़ी सपोर्ट मिला और कृषि के लिए यहाँ पर सिंचाई के साधन काफ़ी ज़्यादा रहे। इस कारण से यहाँ पर कृषि काफ़ी उन्नत होती थी और यहाँ पर जो कृषि होती थी वह अधिशेष कृषि की जाती थी। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अधिशेष कृषि क्या होती है। अधिशेष कृषि वह कृषि होती है जो अनाज मनुष्य अपने लिए उगाता है और अपनी ज़रूरत के बाद उसका जो अनाज बच जाता है उसे ही अधिशेष कृषि कहा जाता है। और अपनी ज़रूरत के बाद जो अनाज वह बचता था वह उसे बेचकर
वहाँ पर आर्थिक व्यवस्था काफ़ी मजबूत की जाती रही। तो इस प्रकार वहाँ पर कृषि काफ़ी उन्नत होने के कारण वहाँ पर आर्थिक व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो गई। दूसरा कारण यहाँ पर राजनीतिक हम समझने का प्रयास करेंगे तो राजनीतिक कारण यह रहा है कि वहाँ पर मगध में कई ऐसे राजा हुए या जितने भी वंश स्थापित हुए, जैसे कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, जितने भी राजा हुए, इनमें सभी हर वंश में कहीं ना कहीं बहुत ही महान राजा हुए जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काफ़ी अच्छा रहा या राजनीतिक व्यवस्था वो लोग काफ़ी अच्छी रखें, जिस कारण से मगध को विकसित करने में उन्हें काफ़ी मदद मिली। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर भौगोलिक कारण को समझने का प्रयास करेंगे। तो भौगोलिक कारण यह भी रहा है कि मगध की जो स्थिति थी वह नदियों के घिराव से थी और इसका जो क्षेत्र था वह पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अगर किसी राज्य को अपनी सुरक्षा प्रकृति से मिल जाए तो वह अपनी जो इकॉनमी है वह पूरी तरीके से अपनी सुरक्षा पर न खर्च करके अपने विकास पर खर्च करेगा। यानी अगर किसी राज्य का सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही हो ये तो उसे अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा और वह अपना विकास पर ध्यान दे पाएगा। और यहीं पर अगर किसी राज्य की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है तो वह अपने विकास पर क्या ध्यान देगा जब वह सुरक्षित ही नहीं होगा। तो यहाँ पर मगध को सुरक्षा व्यवस्था प्रकृति ने ही दे रखी थी, इस कारण से भी मगध का उत्कर्ष काफ़ी अच्छे से ढंग से हो पाया। तो आइए हम समझते हैं कि यहाँ पर मगध में वंशों का क्रम क्या क्या रहा। तो वंशों के क्रम में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ वंशों के क्रम में सबसे पहला जो वंश था वह हमारा हर्यक वंश रहा। उसके बाद हमारा शिशुनाग वंश आया, उसके बाद हमारा नंद वंश आया और उसके बाद हमारा मौर्य वंश आया। तो परीक्षा में यहाँ पर वंशों के क्रम से भी काफ़ी प्रश्न देता है, आपको मिलान करने को दे देगा कि यहाँ पर क्रम से कौन सा वंश आया था, इससे पहले कौन सा वंश नहीं आया था, इस प्रकार से क्रम सजाने को दे देगा। तो आपको यह क्रम भी याद रखना है कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, ये सीरियल से हमारे वंशों का उदय हुआ। तो आइए सबसे पहले समझते हैं हर्यक वंश के बारे में, जो कि इस मगध का सबसे पहला वंश था। तो अगर हम मगध के हर्यक वंश की बात करें तो मगध का जो प्रथम वंश था वह हमारा हर्यक वंश रहा और इसे पितृहंता वंश के रूप में भी जाना जाता है। पितृहंता वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वंश के जितने भी राजा हुए वह अपने पिता की हत्या करके ही उन्होंने राजगद्दी प्राप्त की, इस कारण से इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। आगे वहीं हम बात करते हैं कि इस वंश के जो संस्थापक थे वह हमारे बिंबिसार थे, जो कि 544 BC में इस वंश की स्थापना करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बिंबिसार अलग हैं और बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के थे। तो यहाँ पर बिंबिसार और बिंबिसार में हमें अंतर रखना है। बिंबिसार हमारे हर्यक वंश के संस्थापक हैं। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया और यह राजा एक पूरे मगध साम्राज्य में एकमात्र राजा रहे जो युद्ध नीति के बजाय विवाह नीति को ज़्यादा महत्व देते थे, ताकि वह अपना राज्य का विस्तार कर सके। अर्थात यहाँ पर अपने राज्य की विस्तार के लिए इन्होंने विवाह की नीति को अपनाया। ये किसी दूसरे अन्य राज्य से विवाह कर लेते थे, उसकी पुत्री से या किसी राजा की पुत्री से विवाह कर अपने राज्य का विस्तार करते गए और युद्ध को न करके इन्होंने वहाँ पर विवाह के विस्तार के वादी को नीति को अपनाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इसके संस्थापक बिंबिसार थे उन्होंने क्रम से जो विवाह किए, आज उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो उन्होंने विवाह किया वह महाकोशला, जो कि कौशल नरेश की पुत्री थी, वहाँ से उन्होंने विवाह कर अपना राज्य विस्तार किया। उसके बाद जो दूसरा विवाह उन्होंने किया वह चेलन्ना, जो कि वैशाली से थी, इससे यहाँ से भी इन्होंने विवाह कर अपने राज्य का विस्तार किया। और तीसरा विवाह जो इन्होंने किया वह क्षेमा से किया, जो भद्र क्षेत्र अर्थात पंजाब क्षेत्र से थी। तो इस प्रकार इन्होंने अपने जीवन में 3 विवाह किए और इन विवाह के द्वारा अपने क्षेत्र का काफ़ी विस्तार किया। तो इस प्रकार उस समय मगध काफ़ी बड़ा हो गया। तो यहाँ पर पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा राजा था
जिसने युद्ध नीति को न अपनाकर विवाह की नीति को अपनाया, जो कि उसके राज्य के विस्तार में सहायक रही, तो वह हमारा उत्तर होगा बिंबिसार। आगे हम समझते हैं कि यहाँ पर बिंबिसार ने एक और महत्वपूर्ण चीज़ की थी। इनके दरबार में एक राज्य वैद्य थे जो कि जीवक नाम के थे। इस जीवक ने जब भगवान बुद्ध बीमार पड़ जाते हैं तो उनकी सेवा में इनको भेजा गया था। और इसके अलावा यहाँ पर अवंती के एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रप्रद्योत, उनकी सेवा में भी इन्हें भेजा गया। तो यहाँ प्रश्न पूछता है कि चंद्रप्रद्योत की सेवा में किसने अपना वैद्य भेजा था, तो यहाँ पर हमारे राजवैद्य जीवक को उन्होंने भेजा था। किसने? बिंबिसार ने। आगे हम बात करते हैं इसके बाद जो अगले इनके पुत्र हुए अजातशत्रु, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर 492 BC में अजातशत्रु जो कि अपने पिता की हत्या कर अपने गद्दी को प्राप्त करते हैं, तो इस कारण से इन्हें ये पितृहंता भी कहा जाता है। तो इस हर्यक वंश की एक खासियत यह भी रही है कि इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इस वंश के हर राजा ने अपने पिता की हत्या करके ही अपने राजगद्दी प्राप्त की थी। तो यहाँ पर पूछ लेता है कि पितृहंता वंश किसे कहते हैं, तो वह हमारा हर्यक वंश भी होगा। आगे हम बात करते हैं कि अजातशत्रु का एक दूसरा नाम भी फेमस था जो कि कुणिक नाम से जाने जाते थे। तो यहाँ प्रश्न पूछता है कि कुणिक किस राजा को कहा जाता है, तो वह हमारे अजातशत्रु हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं अजातशत्रु ने अपने जीवन में क्या क्या किया। तो अपने राजशाही शासन में इन्होंने वैशाली तथा काशी को जीता। और उसके बाद इनके शासनकाल में एक और ख़ास चीज़ हुई, जब बुद्ध की मृत्यु हुई, अर्थात बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ, उसके बाद प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन भी इनके शासनकाल में हुआ। तो यहाँ प्रश्न पूछेगा आपसे कि प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किसके काल में हुआ था, तो वह प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन अजातशत्रु के काल में हुआ था। उसके बाद हमारा अगला जो इनके राजा या अगले इनके जो उत्तरदायी शासक आते हैं वह कौन थे, तो अगले जो शासक हमारे उदयन हैं। इन्हें कहीं कहीं उदयन और या कहीं कहीं उदायन पढ़ा जाता है, तो हमें दोनों नाम याद रखने हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने भी अपने पिता की हत्या की और गद्दी को प्राप्त किया। और इन्होंने क्या किया, तो गंगा, सोन तथा गंडक ये 3 नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। तो यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि पाटलिपुत्र नगर को अपनी राजधानी किस राजा ने बनाया, तो वह उदयन हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने हर्यक वंश के 3 राजाओं के बारे में पढ़ा। जब पहला राजा हमारे बिंबिसार हुए, उसके बाद हमारे दूसरे राजा अजातशत्रु और तीसरे राजा उदयन हुए। तो आगे हम बात करते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वंश जो आता है वह हमारा शिशुनाग वंश होगा। शिशुनाग वंश के बारे में हम बात करें तो इसके जो संस्थापक थे वह हमारे शिशुनाग हुए। यहाँ पर हमें नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस वंश का नाम है उनका राजा का नाम भी वही है। तो शिशुनाग वंश इनके संस्थापक हुए और इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई वह वैशाली को बनाया। तो यहाँ पर पूछता है कि शिशुनाग वंश में वैशाली को किसने अपनी राजधानी बनाया, तो वह हमारे शिशुनाग हो जाएंगे। आगे शिशुनाग के बारे में चर्चा करें तो शिशुनाग से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ पर सबसे मेन बात यह हुई यहाँ पर कि शिशुनाग ने अवंती को मगध में अपने मिला लिया था। अर्थात अवंती राज्य में इन्होंने आक्रमण करके मगध को अपने साम्राज्य में मिलाया और अपने राज्य का विस्तार किया। उसके बाद हम बात करते हैं शिशुनाग वंश के अगले शासक के बारे में। तो इसके अगले शासक जो हुए वह कालाशोक हुए। कालाशोक के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर कालाशोक जो थे इन्होंने पुनः अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का एक कारण यह भी था कि यह पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था और जो कि सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। इस कारण से कई राजाओं ने पाटलिपुत्र को भी अपनी राजधानी दोबारा वापस बनाया था। आगे हम बात करते हैं कि कालाशोक के समय कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बात हुई थी जिसके कारण इनको याद किया जाता है। तो कालाशोक के समय ही सबसे महत्वपूर्ण जो बात हुई वह द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर प्रश्न पूछेगा कि द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किसके समय में किया गया,
तो वह हमारा उत्तर हो जाएगा कालाशोक। और उसके बाद शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक हुए वह हमारे नंदीवर्मन हुए। तो यहाँ प्रश्न पूछेगा कि शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन हुए? नंदीवर्मन। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर दो वंशों के बारे में जानकारी प्राप्त की। पहला वंश हमारा हर्यक वंश, दूसरा हमारा शिशुनाग वंश। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नंद वंश के बारे में, जो कि इसका तीसरा वंश था। नंद वंश के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर नंद वंश के जो संस्थापक थे वह महापद्मनंद थे, और इनके बारे यहाँ से प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछेगा। तो आइए इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो भारत के ये प्रथम ऐसे शासक रहे हैं जिनने एकराट की उपाधि धारण की। और एकराट की उपाधि धारण क्यों की? क्योंकि इन्हें काफ़ी वीर शासक के तौर पर जाना जाता है। तो पुराणों में इन्हें परशुराम का एक दूसरा अवतार भी माना जाता है। तो प्रश्न पूछता है कि ऐसे कौन से राजा हुए जिन्हें परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है? तो वह हमारे महापद्मनंद थे, जो कि नंद वंश के संस्थापक थे। इन्होंने अपने शासनकाल में कलिंग पर आक्रमण किया और उसे कलिंग को जीत लिया। और कलिंग में एक जैन अर्थात जिनसेन की मूर्ति थी, उसे मगध में अपने ले आए थे। तो जो कलिंग क्षेत्र था, जो कि आज वर्तमान में उड़ीसा राज्य में है, वहाँ भी उस राज्य में इन्होंने अटैक करके उसको जीता और उसे अपने राज्य में मिला लिया। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न पूछ लेता है कि कलिंग, जो कि अभी आगे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर अशोक भी काफ़ी ख्याति प्राप्त करेगा जाकर, और वहाँ पर अटैक करके उसे भी बाद के अपने साम्राज्य में मिलाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि महापद्मनंद ने कलिंग को अपने साम्राज्य में मिलाया, और एक जैन भगवान की मूर्ति थी जिसे वह मगध में ले आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कलिंग में इन्होंने और क्या किया। तो कलिंग में इन्होंने एक नहर का निर्माण करवाया, और इस नहर का निर्माण का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो हाथी गुम्फा एक अभिलेख था जो खारवेल राजा ने लिखवाया था। इन्होंने इस अभिलेख में लिखवाया कि इस नहर का जो निर्माण कलिंग में करवाया वह किसने करवाया? तो वह महापद्मनंद ने करवाया। तो इन्होंने कलिंग में एक नहर का भी निर्माण करवाया था। और उसी क्रम में इस नंद वंश के जो अंतिम शासक थे वह धनानंद थे। धनानंद के राज्य में एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे चाणक्य, जिसकी इन्होंने धनानंद ने काफ़ी बेइज्जती कर दी थी। और उसके बाद वह धनानंद अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ इनके दरबार में आते हैं और इन पर आक्रमण करते हैं तथा इन्हें पराजित करते हैं और अपने अपमान का बदला लेते हैं। तो उसके बारे में जानकारी हम लोग अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। और इन्हीं के शासनकाल में एक और महत्वपूर्ण चीज़ हुई कि भारत का जो उत्तर पश्चिम का एरिया था उस क्षेत्र से सिकंदर का एक आक्रमण भी होता है, जो कि धनानंद के समय होता है। तो 326 बीसी में होता है। सिकंदर जो था वह एक यूनानी आक्रमणकारी था, जो राज्य विस्तार की नींद से या विश्व विजेता बनने की कारण अपने साम्राज्य में का विस्तार करने के कारण भारत पर उसने आक्रमण किया था। तो यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट बनेंगे। तो इसके बारे में चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और आज इस वीडियो में हम लोगों ने मगध के उत्कर्ष के बारे में, क्या क्या उसके कौन कौन से राजा हुए, उसका जो विकास था वह राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक 3 परिस्थितियों में किस प्रकार हुआ, उसमें कौन कौन से वंश आए, हर्यक वंश और शिशुनाग वंश और नंद वंश, और इन वंशों के अंदर कौन कौन से महान राजा हुए, आज उन सभी राजाओं के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इसी के आगे जानकारी प्राप्त करेंगे।